हे एवरीवन, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, ये कोई नया एफएफ नहीं है, ये पहले वाला एफएफ ही है, माय फाइस्टी ओमेगा वाइफ। लेकिन उसका जो फर्स्ट पार्ट था वो मुझसे डिलीट हो गया है, तो इसलिए मैं उसे री अपलोड कर रही हूँ यहाँ पर। तो चलिए बिना देरी के इसे शुरू करते हैं। इस कहानी में है गोसु किंगडम, जो कि लैंस का है, और यहाँ पर ट्विन जेक रहते हैं, लैन शिचेन और लान वांगजी। लेकिन इसके जो रूलर है वो लान वांगजी है, क्योंकि लान वांगजी एक ट्रू ब्लड डेमोनिक एल्फा है। और एंसेस्टर स्क्रॉल के अकॉर्डिंग जो पर्सन डेमोनिक फॉर्म रखता है वही रूलर बनता है, ताकि वो सभी की रक्षा कर सके। और लान वांगजी एक ट्रू ब्लड डेमोनिक एल्फा है, जबकि लैन शिचेन नहीं है। गोसु किंगडम के अंदर और छोटे छोटे स्टेक्स भी आते हैं, जो कि इसके सबऑर्डिनेट हैं, जैसे कि जियांग्स का यूनमर्ग स्टेट, वैंस का चिशान स्टेट, जिन का लैनलिंग स्टेट और नी स्टेट। और इन सभी पर सुप्रीम लैंस हैं। लान वांगजी क्योंकि एक ट्रू ब्लड डेमोनिक एल्फा है, तो उसकी पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा कोल्ड, डोमिनेंट और डेमोनिक है, और वो बहुत ही ज़्यादा रेयरली ही स्माइल करता है। उससे सब लोग डरते ज़्यादा हैं, ना कि उससे प्यार करते हैं। यूनमर्ग में 2 प्रिंस हैं, जियांग चेंग और वीइंग, और एक प्रिंसेस है, जियांग यानली। जियांग चेंग अल्फ़ा है, जियांग यानली भी अल्फ़ा है, पर वीइंग एक ओमेगा है। वीइंग का नेचर चाइल्डिश, मिस्चीवियस और नोटी है। वीइंग एक्चुअली में जियांग चेंग का कज़िन है, और पेरेंट्स की डेथ के बाद उसे जियांग फैमियान ने अडॉप्ट कर लिया था। क्योंकि वीइंग काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल और क्यूट है, इसीलिए जियांग फैमिली वीइंग को सबके सामने शो नहीं करती है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वीइंग पर किसी गलत पर्सन की नज़र पड़े। सभी लोग वीइंग से प्यार करते हैं, और सभी लोग ध्यान रखते हैं कि वो वीइंग को फुल सिक्योरिटी प्रोवाइड करा सकें। आज मैडम यू का जन्मदिन है, और क्योंकि यूनमर्ग एक गोसु किंगडम का सबऑर्डिनेट स्टेट है, तो डेफिनेटली उनके जन्मदिन की पार्टी में किंग तो आएंगे ही, और अदर सबऑर्डिनेट स्टेट्स के किंग्स भी आएंगे। मैडम यू को जियांग यानली और जियांग चेंग दोनों ही विश करने पहुँचते हैं। मैडम यू बोलती हैं, भाई हमारा नोटी बनी कहाँ है, उसने मुझे तो अब तक विश करा ही नहीं। तभी पीछे से वीइंग एकदम से आकर मैडम यू को डरा देता है, और फिर तेजी से हंसने लगता है। मैडम यू फेक एंगर शो करते बोलते, यू नोटी किड, कब बड़े हो गए तुम। लेकिन वीइंग मैडम यू को एक बहुत ही ज़्यादा क्यूट लुक देता है कि मैडम यू वीइंग को एक फ़ेक एंगर भी नहीं दिखा पाती। उसके बाद वीइंग बोलता है, मामा आज आपका जन्मदिन है, मैं टेम्पल जाना चाहता हूँ प्रेयर करने के लिए, क्या मैं जा सकता हूँ। ये सुनते ही मैडम यू काफ़ी ज़्यादा चिंता में आ जाती हैं, क्योंकि गेस्ट का अराइवल शुरू हो चुका है, और वो नहीं चाहती कि वीइंग पर किसी गलत पर्सन की नज़र पड़े। मैडम यू बोलती हैं, पर वीइंग बोलता है, मामा प्लीज़ आने दीजिए। मैडम यू का दिल पिघल जाता है, और वो बोलती हैं, ठीक है, लेकिन तुम आचेंग को अपने साथ ले जाओगे। वीइंग बोलता है, मदर आचेंग को ले जाने की क्या ज़रूरत है, मैं बस टेम्पल तक ही तो जा रहा हूँ। यानली बोलती है, पर आइंग। वीइंग बोलता है, शिजे आज मामा का बर्थडे है, और इतने सारे गेस्ट आ रहे हैं, तो जियांग चेंग और आप बिज़ी होंगे ना, मैं जा सकता हूँ प्लीज़। मैडम यू इस बात पर मान जाती हैं। वीइंग वहाँ से खुश होकर चला जाता है। तभी जियांग चेंग बोलता है, मदर आपने क्यों अलाउ करा। तभी मैडम यू शाओ शिनचैन को बुलाती हैं, और उससे कहती है कि तुम वीइंग पर दूर से नज़र रखोगे और उसकी सुरक्षा का ध्यान रखोगे। यानली बोलती है, मदर लेकिन आज रात का क्या करेंगे। जश्न के दौरान तो अगर आइंग वहाँ पे होगा तो डेफिनेटली काफ़ी सारे अल्फाज की नज़र बस उसी पर जाएगी। मैडम ये बोलती हैं, मैं उससे बात कर लूँगी, वो समझ जाएगा कि आखिर हम उसके लिए ही ये सब कर रहे हैं। जब वीइंग टेम्पल में प्रेयर कर रहा होता है, तो उसे बाहर लोगों के चीखने और चिल्लाने की आवाज़ आती है। यह सुनते ही वीइंग तेज़ी से बाहर की तरफ आता है। जब वीइंग बाहर आता है तो वो एक पर्सन को देखता है, जिसकी आंखों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था, और वो एक पर्सन को जान से मार रहा था। जैसे ही वो पर्सन तलवार से उस पर्सन की गर्दन काटने वाला होता है, वैसे ही वीइंग एकदम तेज़ी से चिल्ला पड़ता है, रुको, क्या कर रहे हो तुम। वो पर्सन एकदम रुक जाता है। जैसे ही वो अपने सर को उठाकर वीइंग की तरफ देखता है, वो पर्सन एकदम स्टक रह जाता है, क्योंकि उसके सामने तो एक एटर्नल ब्यूटी खड़ी थी। वो बस ध्यान से वीइंग के चेहरे को ही देख रहा होता है। उसे वीइंग की फ्रेगरेंस से पता चलता है कि वीइंग एक ओमेगा है।
उस पर्सन के अल्फ़ा फैंग्स तो मानो जैसे विंग को देखकर अपने आप बाहर आ रहे थे। वो विंग के चेहरे को और ज़्यादा ऑब्जर्व करने लगता है। उसका ध्यान वहीं होता है। वो देखता है डार्क ओब्स, रोज़ी लिप्स, पिंक टिंटेड चिक्स, शार्प नोज़। वो सोचता है वाह, क्या ये सच में हकीकत है? इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल पर्सन, लेकिन आज तक मेरी नज़र क्यों नहीं गई इस पर? विंग भी बस उसे ही देख रहा था। हालांकि विंग को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन क्योंकि विंग feisty पर्सनैलिटी रखता है तो चाहे उसे कितना ही ज़्यादा डर लगे, वो सबमिसिव होने तो रहा। विंग को भी पता चलता है कि ये पर्सन अल्फ़ा है। वो पर्सन विंग को देखने में इतना ज़्यादा खो जाता है कि वो जिस पर्सन को किल कर रहा होता है, वो पर्सन मौके का फ़ायदा उठाकर अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। तो वहाँ पर सेनापति शुयांग आकर बोलते हैं, किंग क्या कर रहे हो आप? वो इंसान तो भाग गया। तो युवांग जी को भी रियलाइज़ होता है कि आखिर वो कर क्या रहा था। ये देखते ही कि वो पर्सन वहाँ से भाग गया, वांग जी एकदम गुस्से में आ जाते हैं और वो अपने अल्फ़ा फेरोमोन्स को रिलीज़ करने लगता है। इसे देखते ही विंग बुरी तरह से डर जाता है। तो यहाँ पर शाओ शिनचैन आकर विंग का हाथ पकड़ लेते हैं। बोलता है, विंग चलो यहाँ से, कर क्या रहे हो? विंग बोलता है, वो पर्सन। शाओ शिनचैन बोलता है, हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, तो फिर खड़े क्यों हो, चलो यहाँ से। शाओ शिनचैन विंग को खींचकर वहाँ से ले जाता है। वांग जी के दिमाग में अब बस विंग चल रहा होता है। इधर दूसरी तरफ जब विंग राज्य में वापस आ जाता है तो शाओ शिनचैन मैडम यू और जियांग फैमियान को बता देता है कि विंग पर लान वांग जी की नज़र पड़ गई है। ये सुनते ही वो दोनों डर जाते हैं और जियांग चेंग और जियांग याली के साथ विंग के पास आते हैं। बोलते हैं, विंग तुम आज रात जश्न में बिल्कुल नहीं आओगे बेटा। विंग बोलता है, मामा आप मुझे कभी भी नहीं आने देती। जियांग फैमियान बोलता है, सन ये तुम्हारे लिए ही अच्छा है, और दूसरा हमें जल्द से जल्द तुम्हारी शादी तय करनी होगी। विंग इस चीज़ पर शॉक्ड हो जाता है और पूछता है, पर क्यों? जियांग फैमियान बोलता है, क्योंकि तुम्हारे ऊपर किंग लान वांग जी की नज़र पड़ चुकी है। विंग बोलता है, हाँ तो फ़र्क की पड़ता है? जियांग चेंग बोलता है, फ़र्क पड़ता है। फर्स्ट लान वांग जी हम में सुप्रीम है, हमारे किंग हैं, और सेकंड वो एक ट्रू ब्लड डेमोनिक अल्फ़ा है, तो किसी ने आज तक उनकी सॉफ्ट साइड नहीं देखी है। और तुम पहले अपने आप को देखो, इसीलिए हम डरते हैं विंग, क्योंकि कोई भी एक बार तुम्हें देखने के बाद और तुम्हारी फ्रेगरेंस के कारण तुम्हारे प्यार में पड़ सकता है। विंग तुम मून गॉडेस की मूनलाइट से बनी हुई कल्पना हो, तो डेफिनेटली तुम इस दुनिया के सबसे खूबसूरत और क्यूटेस्ट ओमेगा हो। विंग पार्ट बनाता है, लेकिन वो मान जाता है। अब रात के समय जश्न आता है। लान वांग जी महल में एंट्री लेता है, जहाँ पर जश्न हो रहा था। लान वांग जी को देखते ही सभी लोग उसके सामने झुक जाते हैं। लान वांग जी अपनी नज़र चारों तरफ करने की कोशिश करता है। वो एक पर्टिकुलर पर्सन को ही फाइंड कर रहा था। उसने शुयांग से पता करवा लिया था कि वो पर्सन कौन है, लेकिन उसे वो पर्सन वहाँ पर कहीं भी नहीं दिखता है। वो शुयांग को बुलाकर उससे कहते हैं कि वो जल्द से जल्द पता लगाए कि आखिर विंग कहाँ है। जियांग चैंग लान वांग जी का स्वागत करते हुए बोलते हैं, किंग होप कि आपको यहाँ पे अच्छा लगे। अगर कोई कमी लगे तो प्लीज़ हमें बता देना और इस सबऑर्डिनेट को माफ़ कर देना। लान वांग जी सिंहासन पर बैठता है। बैठने के बाद वो बोलता है, मैडम यू जन्मदिन की काफ़ी ज़्यादा बधाइयाँ। उसके बाद बोलता है, वैसे आपके प्रिंस और प्रिंसेस कहाँ हैं? ये सुनते ही मैडम यू डर जाती है कि कहीं वांग जी विंग की बात तो नहीं कर रहे हैं। तो वहाँ पर जियांग चेंग और जियांग याली एक साथ एंट्री लेते हुए बोलते हैं, हम यहाँ पर है किंग। वांग जी इस चीज़ पर खुश तो नहीं होता है, क्योंकि उसे विंग तो देखने को मिला ही नहीं। फिर कुछ टाइम बाद वो जश्न में बोलता है, आपको क्या लगता है कि अब क्या टाइम आ चुका है? क्या मुझे अपनी एम्प्रेस चुन लेनी चाहिए? जो पर्सन वांग जी को बटरिंग करना चाहते थे, ये चाहते थे कि उन्हें सत्ता में कोई ऊंचा पद मिल जाए, वो सब अपनी डॉटर्स या सन को ऑफ़र करने लग जाते हैं और बोलते हैं, हाँ हाँ किंग, हमें लगता है कि टाइम आ चुका है और ये आप पे डिपेंड करता है। वांग जी बोलते हैं, राइट, मुझे भी लगता है कि मेरा टाइम आ चुका है कि अब मैं अपनी एम्प्रेस चुन लूँ। और ये बोलते वक्त वो जियांग फैमियान और मैडम यू की तरफ देखता है। जियांग फैमियान कहीं ना कहीं समझ जाते हैं कि लान वांग जी विंग की तरफ इशारा करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद शुयांग आकर
लान वांगजी को बताता है कि विंग अपने रूम में है और उसे ये भी बताता है कि विंग का रूम कहाँ है। वांगजी अपने पर्सन को वहाँ पर छोड़कर जश्न के बीच ऐसे गायब होता है जैसे वो कभी वहाँ पर था ही नहीं। वो दीवारों के सहारे उछलता कूदता हुआ विंग के रूम में एंट्री लेता है। जब वो विंग के रूम में जाता है खिड़की के थ्रू, तो विंग अपने बेड पर सो रहा होता है। क्योंकि आज मूनलाइट थी जो कि सीधा विंग के ऊपर आ रही थी और विंग मूनलाइट इमेजिनेशन से बना हुआ था, तो डेफिनेटली वो सोते हुए भी बहुत ज़्यादा एटर्नल लग रहा था। वांगजी बस विंग को ही देख रहा होता है। फिर से उसके अल्फा फैंग बाहर आ जाते हैं। वो विंग के लिप्स को टच करने लगता है अपने फिंगर से, तभी विंग की आंखें खुल जाती है। विंग एकदम से ही वांगजी पर हमला कर देता है। वांगजी जो कि एक एक्सपर्ट वॉरियर है, तो डेफिनेटली उस पर विंग के हमले का कोई असर नहीं होता है। विंग गुस्से में बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वांगजी एक स्मिक के साथ बोलता है, कुछ नहीं, बट मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया माय लव। विंग गुस्से में बोलता है, तुम किसे माय लव बोल रहे हो? वांगजी बोलते, किसी क्या मतलब, तुम्हें। वांगजी ये बोलते ही विंग की तरफ बढ़ने लगता है। विंग नर्वसली डरता तो है, लेकिन वो इसे शो नहीं करना चाहता। वो अपनी तलवार को आगे करते बोलता है, पास मत आना मेरे, वरना इसी से काट दूंगा तुम्हें। वांगजी बोलता है, रियली? लेकिन वांगजी फिर भी विंग की तरफ बढ़ता है। विंग भी हार नहीं मानता और वांगजी से लड़ने की कोशिश करता है। विंग अपनी तलवार से वांगजी पर हमला करने की कोशिश करता है। वांगजी नोटिस करता है कि विंग तलवारबाजी में इतना भी बुरा नहीं है, इनफ गुड है कि वो किसी को भी हरा सकता है, लेकिन इतना नहीं कि वो वांगजी को हरा सके। वांगजी बस विंग से अपना बचाव कर रहा था और वो उस पर कोई हमला नहीं कर रहा था। फिर वांगजी विंग का हाथ पकड़ लेता है जिसमें तलवार होती है। वो उस हाथ को उसकी कमर के पीछे ले जाता है। वांगजी अपने एक हाथ से ही विंग के दोनों हाथों को उसकी बैक के पीछे पकड़ लेता है। विंग बोलता है, छोड़ो मुझे। वांगजी बोलता है, तुम्हें पकड़ने के लिए नहीं छोड़ा माय लव। विंग बोलता है, यू फिल्टी अल्फा, अपना मुंह बंद रखो, खबरदार अगर तुमने मुझे कुछ कहने की कोशिश करी। वांगजी बोलता है, तुम्हें पता है मेरे लव, अगर कोई और पर्सन मुझसे ऐसे बोलने की कोशिश करता तो मुझे भी नहीं पता कि मैं उसका क्या हाल करता। और आज जब तुम मेरे वर्क के बीच में आ गए। तो विंग बोलता है, वर्क? किसी को मारना तुम्हारे लिए वर्क है? वांगजी बोलता है, शांत माय फाइस्टी ओमेगा। विंग बोलता है, मुझे अपना कहने की कोशिश भी मत करो। वांगजी बोलता है, यू आर रियली फाइस्टी। हाँ, तो मैं कह रहा था कि जब आज तुमने मुझे बीच में मेरे काम से रोक दिया, डेफिनेटली कोई और होता तो मुझे भी नहीं पता होता कि मैं उसे किस तरह से ख़त्म करता, बट मैं इस हूर को कैसे ख़त्म कर सकता हूँ। अगर हम आए भी इस हूर को मारने, तो कसम से माय लव, हमारा दिल खुद ही मर जाएगा आपके इस प्यारे से जाम में। ये सारी बातें विंग को बहुत ही ज़्यादा इरिटेट कर रही थी। वो सोचता, सीरियसली मुझे इस फिल्टी ओमेगा के पास ही फंसना था। विंग अपना हाथ छुड़ाकर ड्रेसिंग टेबल पर रखे खंजर को उठाकर वांगजी की गर्दन पर रख देता है। वांगजी अपनी एक आईब्रो ऊपर करते बोलते, रियली वाओ, हाउ इम्प्रेसिव, मानना पड़ेगा तुम सच में अलग हो, और रियली मुझे तुम्हारी पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। विंग बोलता है, मुंह बंद रखो क्योंकि मैं तुम्हें सच में ख़त्म कर दूँगा। लेकिन वांगजी विंग के हाथ को कसकर पकड़ लेता है, जिससे विंग के हाथों से खंजर छूट जाता है। वो ज़मीन पे गिरता है और सिचुएशन में जब विंग बचने की कोशिश करता है, वो बेड पर गिर जाता है। वांगजी भी विंग के ऊपर आ जाता है। वांगजी बोलता है, यू आर रियली इंटरेस्टिंग। एक अल्फा के आगे ओमेगा को सबमिसिव होना चाहिए, बट तुम तो फाइट बैक करने में माहिर हो। क्योंकि विंग ने रात के समय केवल अपने इनर रोप पहने हुए थे, जो कि फाइटिंग के दौरान थोड़े ढीले हो गए थे, तो उसके इनर रोप्स शोल्डर पे से उतर रहे थे। वांगजी अपनी फेस को विंग के ईयर्स के पास ले जाता है और अपने फिंगर को धीरे धीरे विंग के नेक पर ले जाने की कोशिश करता है। विंग वांगजी को हटाने की कोशिश करता है। वांगजी बोलता है, डोंट वरी ओमेगा, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, मैं बस तुम्हारी फ्रेगरेंस को एंजॉय कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एडिक्टिव है। सच में तुम्हारे अंदर से आने वाली
वनीला की खुशबू कमाल है। और मैंने कहा ना, मैंने तुम्हें अपना लव कहा है, तो डेफिनेटली मैं इतनी गिरी हुई हरकतें तो बिल्कुल नहीं करने का, स्पेशली अपने लव वंस के साथ। इस पर विंग बस अपनी आंखें घुमाता है, तभी एकदम से दरवाज़ा खुल जाता है और रूम के अंदर जियांग फैमियान, मैडम यू और जियांग चेंग और जियांग यानली आ जाते हैं। एक्चुअली जब मैडम यू ने नोटिस करा कि वांग जी तो जश्न में है ही नहीं, वो बहुत डर गई और उन्होंने तुरंत जियांग चेंग और जियांग फैमियान को इन्फॉर्म किया। वो सभी यहाँ पर आ गए कि हो सकता है वांग जी विंग को ढूंढता हुआ उसके रूम में आ गया हो। जियांग चेंग गुस्से में कुछ बोलने ही वाला होता है, तभी यान ली उसका हाथ पकड़ के रोक लेती है। विंग इन सभी को देखकर एकदम से शॉक्ड हो जाता है। विंग वांग जी को अपने ऊपर से हटाता है और बोलता है मम्मा वो। मैडम ही बोलती है रुको विंग। फिर वो पूछती है किंग आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। वांग जी बोलता है वो मैं। तभी जियांग फैमियन बोलता है अगर मेरे सन की तरफ से कोई गलती हो गई हो तो मैं आपसे सॉरी मांगता हूँ किंग, पर यह बात आप हमें भी बता सकते हो, आपको यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी। वांगशु बोलता है हाँ तुम्हारे सन से गलती तो हुई है और बेटर है कि तुम इसकी शादी करा दो जल्दी। ये सुनते ही मैडम यू तो एकदम डर से जाती हैं। फिर वो चीज़ें संभालते बोलती है हाँ किंग हम इनकी शादी जल्दी करा देंगे, हमने विंग के लिए वैन सेक्स से वैन चाओ को चूज़ किया है। ये सुनते ही विंग एकदम से हैरान हो जाता है। वो पूछना चाहता था कब और क्यों। वांगशु बोलता है वैन चाओ से नहीं मुझसे। जियांग चेंग बार बार कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन यान ली उसे बार बार रोक देती है। ये देखकर जियांग चेंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि जैसी वांग जी की पर्सनैलिटी है वो नहीं चाहता था कि उसके प्यारे भाई को किंग जैसा पर्सन मिले। अगर उसने उसके ओमेगा भाई को कुछ कर दिया तो। वांग जी की शादी की बात सुनकर विंग और भी ज़्यादा आंखें बड़ी करके देखता है और देखता है क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब है, पागल हो क्या, और तुम्हें क्यों लगता है मैं तुमसे शादी करूँगा, मुझे तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। वांगशी बोलते हैं तुम्हें पता नहीं है न जाने कितने ओमेगा हैं जो मुझसे शादी करने के लिए मरे जा रहे हैं। विंग बोलते हैं हाँ तो तुम उनसे जाके शादी कर लो ना, यहाँ मेरे पीछे क्यों पड़े हो। वांगशी बोलता है क्योंकि मैं उनमें दिलचस्पी नहीं रखता, मुझे तुम पसंद हो। विंग बोलता है लेकिन तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। वांगशी बोलता है लेकिन इस अल्फ़ा का दिल तो तुम पे आ गया। विंग बोलता है एक काम करो, इस दिल को ले जाकर कचरे में फेंक दो, क्योंकि वैसे भी एक कबाड़ा है। वांगशी बोलता है लेकिन ये दिल तुम्हारे नाम का मारा है। विंग बोलता है हाँ तो जाके मर जाओ, बेटर यही होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो कर दीजिए। थैंक यू।